इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बल की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मार गिराया गया है। आतंकी ने सुरक्षा बल पर हमला किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। फिलहाल मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। मारे गए आतंकी के पास से ग्रेनेड और हथियार बरामद हुए हैं। आतंकी के पास से पिस्तौल और कारतूस भी मिले हैं। रिफत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिफत, और क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, पुलिस ने एक ट्वीट करके बता दिया है कि मिलिटेंट ने एक हमला किया था। चदरी एरिया है बारामुल्ला में, और वहां पे आर्मी की और पुलिस की एरिया डोमिनेशन पार्टी थी, उस पे हमला किया मिलिटेंट ने, जो पुलिस ने बता दिया है। और पुलिस का कहना है कि रिटाइलेशन में ये मारा गया मिलिटेंट, और उसके कब्जे से एक पिस्टल, एक ग्रेनेड और एक मैगजीन पिस्टल का रिकवर हुआ है। अभी आइडेंटिफिकेशन इस मिलिटेंट की नहीं हुई है। पुलिस का ये कहना है कि अभी आइडेंटिफिकेशन जो है वो पता की जा रही है, लेकिन पुलिस ने ट्वीट करके ये इन्फॉर्म किया कि मिलिटेंट ने अटैक किया था आर्मी और पुलिस की एरिया डोमिनेशन पार्टी पे, और रिटाइलेशन में वो मिलिटेंट मारा गया। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें कि मुठभेड़ में अब ये आतंकी मारा गया है और साथ में कई कारतूस भी उसके पास से बरामद हुए हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई पुलिस को शिकायत दी है। यही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी शिकायत भेजी है। पुलिस और एनसीडब्ल्यू को दी गई शिकायत में यास्मीन ने नवाब मलिक पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार में सीनियर मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर एक और हमला बोला। इस बार नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहली शादी की तस्वीर और उसका निकाहनामा जारी किया, जो 7 दिसंबर 2006 का है। डॉक्टर शबाना कुरैशी से उनकी शादी मुंबई के अंधेरी वेस्ट में हुई थी। नवाब मलिक के मुताबिक शादी इस्लाम के हिसाब से हुई और बाकायदा निकाहनामा भी बना। इस निकाहनामे में समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा गया था। नवाब मलिक पहले से दावा कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े के परिवार ने अपना धर्म मुस्लिम से बदलकर हिंदू किया है, और ऐसा करने वाले को आरक्षण का फायदा नहीं मिल सकता। इस देश का संविधान कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति धर्मांतर कर ले तो उसे शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन नवाब मलिक के आरोपों का जवाब समीर के पिता ने दिया। उनके मुताबिक समीर की पहली पत्नी की इच्छा इस्लाम के मुताबिक शादी करने की थी, इसलिए निकाहनामे में नाम के साथ दाऊद जोड़ दिया गया था। दोनों एक जात के हुए तो ही निकाह कबूल होता है, नहीं तो हिंदू और मुसलमान का निकाह नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे मिसेस ने शायद उसको लगा होगा कि मुस्लिम लिखा होगा। लेकिन निकाह कराने वाले काजी ने दावे को खारिज कर दिया। ऐसा मत सोचिए कि ये निकाह हिंदू होने की हालत में, हिंदू होने की हालत में हमारी शरीयत में निकाह नहीं होगा और ना काजी निकाह पढ़ाएगा। इस बीच दिल्ली से विजिलेंस के सीनियर अधिकारियों की टीम भी जांच के लिए मुंबई पहुंच गई। हालांकि न्यूज 18 की टीम समीर वानखेड़े की पहली पत्नी शबाना कुरैशी के पिता यानी समीर वानखेड़े के पहले ससुर के पास भी पहुंची। उन्होंने साफ कहा कि वो समीर के परिवार को एक मुस्लिम परिवार के तौर पर ही जानते थे। And we know that he is Muslim, कि फैमिली मुस्लिम है, ये मतलब बिलोंग करते हैं मुस्लिम से ही, और हम लोग 3-4 साल से जान रहे थे कि ये मुस्लिम ही है। और उसके बाद हमारी शादी हो गई बच्चे की। उनके पिताजी का नाम दाऊद वानखेड़े, दाऊद वानखेड़े। हमारे मतलब उसमें आया था कि दाऊद वानखेड़े नाम है। और नवाब मलिक ने जांच कमेटी के पहुंचते ही ड्रग्स केस में कुछ सनसनीखेज आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए। उनका दावा है कि छापेमारी के वक्त क्रूज पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया भी मौजूद था, लेकिन समीर वानखेड़े से नजदीकी होने के कारण उसे छुआ तक नहीं गया। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशुका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। नवाब मलिक ने खुलकर दाढ़ी वाले के साथ समीर वानखेड़े का नाम जोड़ दिया। हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। लेकिन समीर की पत्नी क्रांति के मुताबिक दामाद पर हुई एनसीबी की कार्रवाई के कारण नवाब मलिक अपनी खींच समीर पर निकाल रहे हैं। जी वेट कर रहे थे कि उनका दामाद कभी बाहर निकले और ये सब कारनामे वो शुरू करे। समीर वानखेड़े का परिवार दावा कर रहा है कि वो अब नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। राजस्थान के जोधपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बताया गया कि ये बस नियमों को तोड़ते हुए शहर के अंदर घुसी थी और इसकी रफ्तार भी काफी तेज थी।
जिसकी वजह से वो बेकाबू हो गई और उसने सड़क के किनारे बैठी एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बस एक भीड़-भाड़ वाली सड़क से गुजरती हुई नजर आई, लेकिन तभी बस बेकाबू हो गई और उसने आगे मौजूद एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद वो सड़क के दूसरी तरफ घूम गई और वहां बैठी एक बुजुर्ग को कुचल दिया। बाद में थोड़ा आगे जाकर बस रुक गई। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और बस को अपने कब्जे में ले लिया। जो दुर्घटना कारित करने वाली बस है उसको डिटेन करके अभी थाने में खड़ी करवाया है। इस हादसे में बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। दिल्ली नगर निगम चुनावों की तो तेज होती आहट के बीच एमसीडी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने डेंगू के खिलाफ फॉगिंग का महाअभियान शुरू कर दिया। बताया गया कि इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी 62 विधायक और पार्षद अपने अपने इलाकों में उतर आए, जिसकी एक झलक राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में दिखी, जहां कार्यकर्ताओं से घिरे विधायक राघव चड्ढा फॉगिंग मशीन वाले रिक्शे को झंडा दिखाते नजर आए। जैसे ही रिक्शा धुआं छोड़ता आगे बढ़ा, विधायक के हाथों में पार्टी के झंडे की जगह मच्छर मार फॉगिंग मशीन आ गई। दिल्ली सरकार ने आज तमाम विधायकों और पार्षदों के साथ शुरू की है डेंगू ड्राइव, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस धुएं के छटते ही राघव चड्ढा ने दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मरीजों के लिए बीजेपी के शासन वाले नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया। 20 साल से नगर निगम में एमसीडी की सरकार है। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आजाद भारत के इतिहास में देखी नहीं गई। एमसीडी के बाद आम आदमी पार्टी की इस पहल से दिल्ली वालों को फायदा होता दिखा। भले ही फॉगिंग की इस होड़ को राजनीति से जोड़ा जा रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के इस अभियान का असर दिल्ली के बड़े हिस्से में नजर आया, जिसकी एक और तस्वीर ग्रेटर कैलाश इलाके में दिखी, जहां धुआं उगलती फॉगिंग मशीन के आगे आगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक पोस्टर लेकर चलते दिखाई दिए। इलाके के विधायक और पार्षद की फोटो वाले पोस्टर से इसका मकसद साफ नजर आया। ग्रेटर कैलाश की गलियों में चलाए गए इस अभियान के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे। जहां हमारा विधायक और पार्षद नहीं है, वहां पे संगठन की तरफ से फॉगिंग कराई जाएगी। सौरभ भारद्वाज ने भी दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा होने का कसूरवार एमसीडी को ठहराया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, किरण गोसावी को हिरासत में लिया गया है। पुणे पुलिस ने किरण गोसावी को अपनी हिरासत में लिया है। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह है गोसावी और लगातार उससे कई तरह की पूछताछ भी इससे पहले हुई है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। गोसावी को गिरफ्तार करने की अब तैयारी की जा रही है। फिलहाल गोसावी को हिरासत में लिया गया है और एक बड़ा गवाह है किरण गोसावी इस पूरे मामले को लेकर। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिवाकर, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अब आगे की जांच किस तरह आगे बढ़ेगी? देखिए, पुणे पुलिस के अधिकारी अमिताभ गुप्ता की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। उसके मुताबिक जो किरण गोसावी है उसे चीटिंग के मामले में पुलिस को तलाश थी। काफी दिनों से पुलिस की तलाश कर रही थी, लेकिन वो लगातार भागता फिर रहा था। लेकिन आखिरकार उसे अब हिरासत में ले लिया गया है। पुणे पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और इस वक्त जो है उसकी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो जो है पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई। यानी कुछ देर बाद आधिकारिक तौर पर किरण गोसावी की गिरफ्तारी हो जाएगी। किरण गोसावी वही शख्स, मैं आपको बता दूं, जो कि क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी का गवाह है और जब से इस पूरे मामले में उसका नाम सामने आया था, पुणे पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद पुलिस की 3 अधिकारियों की टीम उसकी पिछले 15 दिनों से तलाश कर रही थी और तलाश के दौरान जो पुलिस को जानकारी मिली है कि उसे हिरासत में लेने के बाद जो है उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यह भी कहना है कि किरण गोसावी ने कोई सरेंडर नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जो उनको इंटेलिजेंस इनपुट मिला उसके आधार पर उसे हिरासत में लिया गया और फिलहाल इस वक्त उन्हें पुलिस की गिरफ्तारी की प्रक्रिया करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि किरण गोसावी को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन देखिए दिवाकर, अब यहाँ पर किरण गोसावी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। पूछताछ इनसे आगे किस तरह की जाएगी? देखिए, जाहिर तौर पर पुणे पुलिस की जो तलाश थी वो एक चीटिंग के मामले में थी और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में किरण गोसावी के खिलाफ जो है चीटिंग के कई केसेस दर्ज हुए हैं। और इतना ही नहीं, जो जिस तरह से क्रूज का ड्रग्स मामला सामने आया है उसमें भी जो है गोसावी के ऊपर एक्सटॉर्शन के मामले में जो है शामिल होने का आरोप लगा है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो कई सारे मामले हैं और इस मामलों में किरण गोसावी की मुश्किलें बढ़ने वाली और उसकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं अब एनसीबी की भी मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि एक फरार आरोपी को आपने कैसे इस पूरे मामले में गवाह बनाया, कैसे आपने उसे इस पूरे मामले में पंच बनाया, जबकि आपको अगर ये जानकारी थी कि उसके खिलाफ पुणे पुलिस में मामला दर्ज है। तो ये तमाम चीजें हैं जो किरण गोसावी की मुश्किलें तो बढ़ाएंगे और साथ ही साथ अब एनसीबी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि किरण गोसावी जब पूछताछ होगी तो कई सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल, और आगे की जो कड़ियां होंगी वो जरूर सुलझेंगी। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता दें, किरण गोसावी को हिरासत में ले लिया गया है और गिरफ्तारी की तैयारी है।
AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि वो यूपी में 100 सेंटरों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और दूसरे पार्टियों पर हमला बोलते हुए ये दावा किया कि वो यूपी में गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से नहीं करेंगे। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करने के लिए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पश्चिम यूपी में अब चुनाव प्रचार शुरू किया है इन्होंने, हमसे बातचीत करने के लिए साथ है। आपको बार बार ओवैसी साहब विपक्ष की पार्टियां कह रहे कि आप बीजेपी की बी टीम है, ऐसा है? आपने नहीं देखा कि ममता बनर्जी कांग्रेस के बारे में क्या कह रही है, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के बारे में क्या कह रही है और कांग्रेस इनके बारे में क्या कह रही है। तो हम खुद ये देख रहे हैं कि जब हम मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते थे और करते हैं और करते रहेंगे, तो ये सब लोग हम पर उंगलियां उठाते थे। अभी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं गाली? क्यों आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं? क्यों टीएमसी गोवा में इलेक्शन लड़ रही है? जब ये सवाल नहीं करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि 2014, 2017, 2019 ये 3 चुनाव में तो उत्तर प्रदेश में हार गए ना। समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, हार गई 14 में। 17 में मिलकर कांग्रेस से अलायंस किया, पिट गए आप। 19 में बीएसपी और सपा मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी जीत गई, हम तो थे ही भी नहीं। पूरे लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 300 जीतती, हम सिर्फ 3 सीट पर लड़ते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना का हमारा डर दिलाकर वोट हासिल किया और शिवसेना से आपने अलायंस कर लिया। लेकिन ये भी तो ये इनका इन तमाम पार्टीज का जो अपना सेकुलर कहते हैं, जो सेकुलर नहीं है, ये एक ही बात नहीं चाहते कि देश में हर जात का, हर कास्ट का, हर बरादरी के नेता हो सिवाय मुसलमानों के। वो सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों को नेता के रूप में देखना नहीं चाहते। आपको कह रहे कि बिहार में आपने गठबंधन किया था, यूपी में कोई गठबंधन करेंगे? समाजवादी पार्टी, सुहेल देव पार्टी, बीएसपी। अभी देखिए, बहुत सी तब्दीलियां होंगी चुनाव से पहले। हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। किसके साथ? हम अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, हमारा चुनाव लड़ेंगे। तो गठबंधन किसके साथ कर सकते, विकल्प किसके लिए खुला रखा है? अभी देखते हैं क्या होता है। मुजफ्फरनगर के जो कांड हुआ उसकी हकीकत है ना, अखिलेश यादव की सरकार थी, वो कांड को, फसाद को, राइट को रोक नहीं पाए, जेनोसाइड था। आपने कहा, सुनिए, जब मुजफ्फरनगर के मुसलमान कैंपों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, 40,000, 50,000 करीब, सफाई में तो आप मुंबई से फिल्म स्टार को बुलाकर नाच गाना कर रहे थे। तो योगी आदित्य और उनके पूरे टेंट को आपने निकलवा दिया। प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर गई हैं, आप देख रहे होंगे 40% महिलाओं को टिकट, इसके अलावा स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक स्कूटी की घोषणा और कई घोषणाएं की हैं। तो कांग्रेस मजबूती से उतर रही है, टक्कर देगी? वो कौन हार गए मीठी में? कैसे हार गए मीठी में? उनकी आबाई सीट थी ना, वहां पर हार गए। हम जिम्मेदार हैं क्या? आपको मालूम कि जितने सीट कांग्रेस लड़ी, कोई ये नहीं कहता कि 18 या 17 सीट पर उनकी जमानत जब्त हो गई। इसके बारे में कोई नहीं बोलता है, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है। तो ये भी तो हकीकत है। लेकिन प्रियंका गांधी के नेतृत्व पे क्या बोलेंगे? अरे भाई छोड़िए ना, वो देखिए, भारत में जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो एंटाइटलमेंट का जमाना चले गया। अब वही तब्दीली आज आप देख रहे हैं मुसलमानों में, वही तब्दीली देख रहे हैं ना। एंटाइटलमेंट का जमाना नहीं है। आपके पूर्वज कोई थे होंगे, आप क्या हैं? क्या आप आवाज उठा रहे हैं जनता की? आप उनके दरमियान में, वो जनता देख रही है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलायंस करेंगे? अलायंस पे मेरा सवाल है सर। कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं हो सकता। और भागीदारी ना कांग्रेस से ना बीजेपी से कोई अलायंस नहीं हो नहीं सकता। और समाजवादी पार्टी, बीएसपी? अब ये तो वक्त तय करेगा। ग्रीस के कियोस द्वीप से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एजियन समंदर में पानी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 22 शरणार्थियों की जान बचा ली गई। ग्रीस के प्रवासी मंत्री का दावा है कि तुर्की से रवाना हुई एक छोटी नाव में करीब 27 शरणार्थी सवार थे, जिनमें 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। लेकिन जैसे ही नाव डूबने की खबर कियोस द्वीप पर तैनात कोस्ट गार्ड के जवानों को मिली, उन्होंने एक बड़ी नाव के जरिए एजियन समंदर में डूब रहे लोगों को बचाने का अभियान शुरू कर दिया। इसके लिए वहां एक और नाव और हेलीकॉप्टर को भी मदद के लिए बुलाया गया।
डूब रहे लोगों को बचाने के लिए रस्सी से बंधी ट्यूब पानी में फेंकी गई, जिसे डूब रहे एक आदमी ने पकड़ लिया। इसके बाद धीरे धीरे उसे नाव के ऊपर लाया गया। इसी तरह एक एक करके करीब 14 आदमियों के अलावा 7 महिलाओं और एक बच्चे को बचा लिया गया। बताया गया कि जिस नाव में महज 10 लोगों के बैठने की क्षमता थी, उसमें 27 लोग सवार थे। झारखंड के गिरिडीह से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। बताया गया कि पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए वहां नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिससे सप्लाई शुरू होने के चंद घंटों में ही वो फूट गई। इसकी वजह से पहले से ही पानी की किल्लत झेल रहे लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। जबकि पाइपलाइन के फट जाने की वजह से पानी का फव्वारा निकलने लगा और पुल के दूसरी तरफ से गुजर रही सड़क के पास गिरने लगा। आसपास खड़े लोग मोबाइल से इसका वीडियो बनाते नजर आए। लोगों ने पाइपलाइन बिछाने के काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत की। ये जो इंजीनियर इसमें है या इनमें जो प्रशासन है या नगर निगम, इसमें एक तरह से अनियमितता बरता है। नई नवेली पाइपलाइन के फट जाने की खबर मिलते ही नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे दुरुस्त कराने में जुट गए। नगर निगम ने पाइपलाइन के फूटने की वजह को सोची समझी साजिश से जोड़ दिया। उस पाइपलाइन में कुछ लोगों द्वारा क्षति करते हुए कनेक्शन करने का प्रयास किया गया है और जिसके कारण जलापूर्ति बाधित हुआ है। आरोप है कि पाइपलाइन फूटने की वजह से रिहायशी इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई बंद हो गई, जबकि हजारों लीटर पानी सड़क पर फैलकर बर्बाद हो गया। हालांकि नगर निगम ने जल्द ही पानी की सप्लाई दोबारा शुरू करने का भरोसा दिया। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि पेगासस जासूसी मामले के लिए जो कमेटी बनी है, उसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरवी रविंद्रन होंगे, जिनकी अगुवाई में कमेटी ये जांच करेगी कि पेगासस सॉफ्टवेयर से किसी की जासूसी हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो क्या नियमों का पालन किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल हुई, जिनमें निष्पक्ष जांच की मांग की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेटी बनाई। इस मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते के बाद होगी, जिसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत तो किया, लेकिन सरकार पर हमला जारी रखा। We are quite happy that the Supreme Court has accepted to look into this. There is the institution of Parliament where we will raise this again. राहुल गांधी ने पेगासस मामले पर बात की और सरकार पर हमला किया, तो बीजेपी ने भी बिना देर किए उन्हें जवाब दिया। राहुल गांधी जी का और भ्रम, इन दोनों का गहरा रिश्ता रहा है। झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये राहुल गांधी जी की आदत रही है। इजराइल ने सीरिया से सटी सीमा पर सैन्य अभ्यास कर अपनी ताकत दिखाई। ये अभ्यास इजराइल के कब्जे वाली गोलान की पहाड़ियों पर किया गया, जिसमें इजराइल की खास ब्रिगेड ने हिस्सा लिया। सामने आई तस्वीरों में पूरी ब्रिगेड अपने हथियारों के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। हाथों में आधुनिक राइफलें और दूसरे हथियार थामे ये जवान पथरीले और रेतीले इलाके में तैनात नजर आए। इस दौरान वहां से सीरियाई सेना के ठिकानों पर निगरानी रखने और हमला करने की तैयारियां परखी गईं। इस ड्रिल में सैनिकों के अलावा टैंक और दूसरे भारी हथियार भी शामिल किए गए, जिनसे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां आग लगने से मलाणा गांव के 16 मकान जलकर राख हो गए और इस घटना से 150 लोग प्रभावित हुए, जिनके आशियाने उनकी आंखों के सामने ही आग में जलकर राख हो गए। बताया गया कि रात करीब 1 बजे मलाणा गांव के एक मकान में आग लगी और फिर इसने देखते ही देखते आसपास के कुछ और मकानों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये सभी मकान लकड़ी के बने थे, इसलिए आग फैलने में देर नहीं लगी। इस घटना की जो तस्वीर सामने आई, उसमें आग की भीषण लपटों पर आसपास के लोग पानी डालकर बुझाते दिखाई दिए। आग लगने की जानकारी प्रशासन को भी दी गई, मगर गांव तक रास्ता नहीं होने से राहत टीम को वहां पहुंचने में वक्त लग गया और जब वो लोग मौके पर किसी तरह पहुंचे तो आग बेकाबू हो चुकी थी। हालांकि राहत और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, किरण गोसावी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले हिरासत में लेने की खबर थी, लेकिन अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे पुलिस ने किरण गोसावी को गिरफ्तार कर लिया है। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह है गोसावी। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर है इस वक्त जो आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि किरण गोसावी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। पुलिस को 15 दिन से गोसावी की तलाश थी, लगातार उसे खोजा जा रहा था और अब किरण गोसावी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि किरण गोसावी को हिरासत में लिया गया और गिरफ्तारी की तैयारी है, लेकिन आपको बता दें कि किरण गोसावी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुंबई क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ी हुई, जहां पुणे पुलिस ने किरण गोसावी को गिरफ्तार किया और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से घोड़े के
रेस्क्यू का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक घोड़ा नाले में गिर गया, जिसे खुदाई करने वाली मशीन की मदद से निकाला गया। इसके लिए पहले उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांधा गया और फिर उसे मशीन की मदद से उठाया गया। और इसके लिए वहां कई लोग जुट गए, जिनके इशारा करते ही खुदाई करने वाली मशीन के पंजे को ऊपर उठाया गया। जैसे ही वो ऊपर आया, नाले से घोड़ा निकलता दिखाई दिया। इसके बाद उसे सड़क के किनारे रख दिया गया और एक आदमी ने आगे बढ़कर मशीन से बंधी उसकी रस्सी को अलग कर दिया। दावा किया गया कि इस नाले में अक्सर ही जानवर गिरते रहते हैं। दूसरी तीसरी घटना है। यहाँ पर कुछ दिन पहले गाय गिरी थी, जिसका रेस्क्यू करा गया था। अब आज ये घोड़ा है बेचारा, ये इसकी दोनों आंखें नहीं है। घोड़े के जमीन पर आते ही 2 लोगों ने उसके पैरों पर बंधी रस्सी को खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही रस्सियां हटी, घोड़े ने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर में चोट होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। पिछले पैरों में चोट है। हाँ, चोट है इसके। आसपास के लोगों ने आरोप लगाया कि काफी गहरा नाला होने के बावजूद न तो इसे ढका गया और न ही कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इसी वजह से कई जानवर पहले भी हादसे का शिकार हो चुके हैं। हालांकि रेस्क्यू के बाद घोड़े को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। हरियाणा के अंबाला में नगर परिषद की टीम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर परिषद ने बताया कि 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स लोगों का बकाया है, जिसे भरने के लिए कई बार नोटिस बकायेदारों को थमाया गया। लेकिन जब प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया गया तो नगर परिषद ने ऐसे लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके तहत शहर के कई इलाकों में बकायेदारों की बिल्डिंग को खाली कराकर उन्हें सील कर दिया गया। जबकि कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और नगर परिषद की टीम से ही उलझ गए। 3 बार आपको सारा चेक भी करवाया। कौन सा लाओ, मेरे पास डिटेल है, मैं दिखाता हूं, उसमें भी आपका फर्क है। हालांकि ऐसे लोगों के बहानों का टीम पर कोई असर नहीं हुआ और उसने बेधड़क अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने हाथों हाथ अपना टैक्स भरकर बिल्डिंग को सील होने से बचा लिया। नगर परिषद के अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई के पहले चरण में होटल, रेस्टोरेंट, गोदाम और फैक्ट्री मालिकों पर एक्शन लिया गया। लोगों को मुनादी द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से द्वारा नोट भी करवाया गया कि आप अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स समय पे जमा करवा दें। साथ ही प्रशासन ने ऐलान किया कि आगे भी सीलिंग की ये कार्रवाई जारी रहेगी, मगर जो लोग टैक्स भर देंगे वो इस कार्रवाई से बच जाएंगे। बिहार के वैशाली में लोगों की भीड़ ने एक ट्रक का पीछा कर रहे पुलिस वालों का घेराव किया। आरोप है कि रेत ले जा रहे ट्रक को पुलिस वालों ने जबरन रोका और अवैध वसूली करने लगे। इससे नाराज लोगों ने पुलिस वालों को गाड़ी समेत घेर कर रखा और उनसे सवाल जवाब किए। इस दौरान सड़क पर जमकर हंगामा भी हुआ। रेत के कारोबार से जुड़े लोगों का दावा था कि ट्रक में नियमों के मुताबिक ही रेत ले जाई जा रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने ट्रक का पीछा करके उसे रोका और पैसों की मांग की। रेत कारोबारी ने पुलिस वालों को पैसे देने का भी दावा किया। यही वजह रही कि लोगों का पुलिस वालों पर गुस्सा फूट पड़ा। तनाव बढ़ा तो पास के थाने से पुलिस फोर्स बुलाई गई, जिसके बाद उन पुलिस वालों को छुड़ाया जा सका जिन्हें लोगों ने घेर रखा था। जानकारी तो कैसे चेक कर दीजिएगा? नहीं, आप कैसे चेक कीजिएगा? पाकिस्तान में सेना के आके प्रधानमंत्री इमरान खान को घुटने टेकने पड़े और जनरल बाजवा की पसंद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को खुफिया एजेंसी ISI का नया प्रमुख बनाने का ऐलान कर दिया गया, जो 20 नवंबर को ISI के महानिदेशक के रूप में काम संभालेंगे और फैज हमीद 19 नवंबर तक अपने पद पर बने रहेंगे। बताया गया कि PMO से नोटिफिकेशन जारी होने से पहले इमरान खान और बाजवा की बैठक हुई, जिसमें इमरान की आपत्ति के बावजूद नदीम अंजुम के नाम पर ही फैसला हुआ और इस बैठक में इमरान को नदीम अंजुम से तो मिलने ही नहीं दिया गया। साथ ही जनरल बाजवा ने इमरान को सेना के काम में दखल नहीं देने की भी हिदायत दी। बताया गया कि बाजवा को बिना बताए काबुल जाने की वजह से फैज हमीद को हटाया गया। अमरिंदर सिंह ने बीजेपी से तालमेल करने के संकेत दिए। अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ ही अकाली दल से अलग हुए गुट से तालमेल करने के संकेत दिए। कैप्टन ने दावा किया कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए वो आपसी सहमति से हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे। Not alliance. We are not doing alliances. We are doing seat adjustments. There's a difference. कैप्टन के बागी तेवर देख कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री पर हल्ला बोल दिया। आप पंजाब विरोधी लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो, पंजाब कभी माफ नहीं करेगा। साइना नेहवाल के लिए फ्रेंच ओपन में भी खराब दौर जारी रहा और वो पहले ही राउंड में रिटायर्ड हर्ट होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। साइना के अलावा पी कश्यप को 17-21, 21-17 और 11-21 से हार का सामना करना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने की आरोपी उदयपुर की टीचर को जमानत मिल गई। इस महिला टीचर को देश की अखंडता को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
हालांकि महिला ने एक वीडियो जारी कर माफी मांग ली थी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर सोनिया गांधी का लेख साझा करके कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। लेख में आरोप लगाया गया कि कोरोना की दूसरी लहर के समय पीएम और गृह मंत्री ने जनता की सुध नहीं ली। कांग्रेस ने सरकार पर जैसा वार किया, बीजेपी ने उस पर वैसा ही पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो कोरोना काल में दिखाई दी। कांग्रेस और सोनिया जी कहां थी, पहले सोनिया जी बताएं। एथलीट नीरज चोपड़ा और पहलवान रवि दहिया समेत 11 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश खेल रत्न पुरस्कार के लिए की गई। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ से। न्यूज 18 के पवन शर्मा की सुरक्षा की खबर है कि सुरक्षा बल ने आतंकियों के 3 और मददगारों को गिरफ्तार किया है, जो आतंकियों को खाने पीने का सामान और सुरक्षा बल की जानकारी मुहैया करवा रहे थे। सुरक्षा बल ने अब तक 16 लोगों को हिरासत में लिया है, जो पुंछ में आतंकियों की मदद कर रहे थे। पुंछ में 17 दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है और अब भी लगातार ये मुठभेड़ जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इनके खाने पीने का इंतजाम करते थे। 17 दिन बीत चुके हैं पुंछ में, लेकिन अभी भी लगातार मुठभेड़ जारी है। पवन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या और भी ऐसे मददगार कहीं छिपे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये पुंछ का जो बट्टा दुनिया जंगल है, जहाँ पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार चल रही है और आज 17वां दिन है और 3 लोगों को बीती रात से गिरफ्तार किया गया है, जो आतंकियों को खाने पीने का सामान और सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी मुहैया करवा रहे थे। कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे इलाके को घेर कर और सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, तो लगातार अब भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पुंछ में 17 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी लगातार वहां पर मुठभेड़ चल रही है और कई मददगार जो कि आतंकियों को खाना पीना मुहैया कराते थे, उनको पकड़ा गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मंगलवार की रात को एक बिल्डिंग में अचानक आग धधक उठी। ऐसा अंदाजा लगाया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। इसके बाद तो उससे उठने वाली लपटें आसमान छूने को बेताब दिखी। इसे बुझाने के लिए चारों तरफ से पानी की बौछार की गई। इसके लिए क्रेन की भी मदद ली गई ताकि ऊंचाई से जलती बिल्डिंग को बुझाया जा सके। काफी देर तक ये मशक्कत यूं ही चलती रही, जिसके बाद वहां आग की जगह धुएं के गुबार ने ले ली। वहां बने काले धुएं का बादल कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। दावा किया गया कि ये कमर्शियल बिल्डिंग थी जो आग में पूरी तरह बर्बाद हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। मुंबई के दादर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रक और बस की टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोग जख्मी हो गए। इसके सीसीटीवी वीडियो ने सबको डरा दिया, जिसमें सड़क से एक ट्रक गुजरता हुआ दिखाई दिया, जिससे ठीक बराबर में एक लाल रंग की कार चलती हुई नजर आई और इन दोनों के पीछे एक पीले रंग की बस तेज रफ्तार से आती हुई दिखी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तेजी से आती बस ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। इस टक्कर के बाद वहां धुएं का गुबार उठा और बस से एक आदमी नीचे गिर गया। हालांकि ट्रक का ड्राइवर मदद के लिए फौरन उस तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक इस हादसे में 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। अमूल अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है और इस मौके पर आइए आपको बताते हैं अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। – 2007 में जारी अमूल के विज्ञापन की ये यादगार तस्वीर भारतीय क्रिकेट के सुनहरे इतिहास की याद दिलाती है। 2007 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने बड़ा धमाल मचाया। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया तो अमूल ने अपने अंदाज में बधाई दी। अमर अकबर एंथनी फिल्म के मशहूर गाने के बोल इस तरह लिखे गए, अनहोनी को धोनी कर दे।